हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर.एस. एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हम लोग को द्रव का अवस्था परिवर्तन, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। हम लोग गलनांक पढ़ेंगे, यानी कि मेल्टिंग, क्वथनांक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिमीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इन सब के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमको एक बात पता होनी चाहिए कि इसके पहले मैंने आपको इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने क्लियर कर दिया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या ठोस, द्रव और गैस अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं? हाँ, ठोस, द्रव, गैस जो है पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला हर पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकता है। इसके लिए इसे पर्याप्त मात्रा में ताप, दाब, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो पदार्थ होते हैं वो ऊष्मा त्याग कर भी अपनी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं या अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे, या एक चित्र, ये कह सकते हैं चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पदार्थ की अवस्था में कैसे बदलाव हो सकता है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं, मानिए कोई ठोस पदार्थ है, ये सॉलिड है, ठीक है, कोई ठोस पदार्थ है। जब वह लिक्विड में यानी कि द्रव्य में बदलेगा तो इसे क्या बोलेंगे? देखिए, इसे जब कोई ठोस पदार्थ लिक्विड में बदलेगा तो इसे बोलेंगे पिघलना या बोलेंगे मेल्टिंग, ठीक। वही द्रव्य जब क्या करेगा, ठोस में बदलेगा, ठीक, तो उसे बोलेंगे फ्रीजिंग या जमना। फिर वह द्रव्य अगर वही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे बोलेंगे वाष्पीकरण। और वही गैसीय पदार्थ अगर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? संघनन, कंडेंसेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट बिना द्रव अवस्था में बदले हुए डायरेक्ट किस में बदल जाए? गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। और यही गैसीय पदार्थ अगर डायरेक्ट ठोस में बदल जाए तो इसे बोलेंगे निक्षेप यानी कि डिपोजिशन। तो चलिए एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जमना किसे कहते हैं, पिघलना किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। आइए चलिए फर्स्ट परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट, और देखिए ये 3 अवस्थाएं, एक इसको भी, इससे भी समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पे मानिए कोई बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ है, अगर बर्फ़ को हमने क्या किया, गर्म कर दिया तो बदल गई किस अवस्था में? द्रव अवस्था में, यानी कि जल के रूप में बदल गई। अब इसी जल को अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर किस रूप में बदल गई? जल वाष्प के रूप में बदल गई, या कह सकते हैं वाष्प के रूप में बदल गई। उसी वाष्प को अगर ठंडा किया, ठंडा करने पर यह पुनः जल में बदल जाती है। और उसी जल को अगर हम और ठंडा करते हैं, इसका तापमान और कम कर देते हैं, तो वो फिर पुनः बर्फ़ के रूप में बदल जाती है। ये भी अवस्था परिवर्तन का एक प्रकार है। जल की अवस्था, जल 3 अवस्थाओं में पाया गया, बर्फ़ के रूप में भी, जल के रूप में भी और जल वाष्प के रूप में भी। चलिए अपनी परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या? पिघलना या गलना, इसको मेल्टिंग बोलते हैं। चलिए होता क्या है ये देखते हैं कि जैसे माना यहाँ पे कोई बर्तन ले लिया, आप देख रहे हैं कोई बर्तन लिया, इस बर्तन में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दिए, ये है ना आइस क्यूब, इसमें डाल दिया। और इस बर्तन को हमने क्या किया, कुछ ताप दे दिया, या इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, अगर रूम टेम्परेचर पे भी रख देते हैं तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, हमने इसको कुछ ताप दिया तो यह धीरे धीरे किस में बदल गया? जल में बदल गया। ताप देने पर यह जल में अर्थात द्रव्य में बदल जाता है। इसे बर्तन, जिस बर्तन में बर्फ़ थी, उसमें क्या हुआ कि वह धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, इसको टेम्परेचर दिया और वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। यहाँ ध्यान देने वाली क्या एक बात है कि यह ठोस जिस बिंदु पर पिघलना प्रारंभ करता है, ये जो बर्फ़ यानी कि ठोस के रूप में,
जिस बिंदु पर यह पिघलना प्रारंभ करता है उसे गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए गलनांक की परिभाषा है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल के द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। जल का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। गलनांक की डेफिनेशन और गलनांक कितने डिग्री होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वथनांक के बारे में, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट? जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। आपने कोई भगोना लिया, ठीक है, उसमें पानी रख दिया, अब वो गर्म हो रहा है बहुत, और वो क्या करता है कि वह जो पानी है वो द्रव अवस्था में होगा और वो क्या होगा? उबलने लगेगा। आप देख रहे हो ना, उबलने लगता है। तो जिस पॉइंट पर यह उबलने लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक, यानी कि उसको क्वथनांक बिंदु कहते हैं। जिस पॉइंट पर ये उबलने लगेगा तो जो जल है यानी कि द्रव के रूप में है, उसका जो क्वथनांक यानी कि कितना होगा? आइए 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो परिभाषा की तरफ चलते हैं। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। नेक्स्ट चलते हैं जमना या हिमीकरण। जमना या हिमीकरण फ्रीजिंग में बोलते हैं, ठीक है। माना हमारे पास कोई या आपके पास कोई बर्तन है जिसमें क्या है? जल भरा है। आप देख रहे हैं इसमें जल भरा है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस जल का ताप कम करेंगे या इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि यह जो जल है वह बर्फ़ के रूप में बदल जाएगा। देखिए बदल भी गया, जल है और ये किसके रूप में बदल गया? बर्फ़ के रूप में बदल गया। बर्फ़ के रूप में बदल गया तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे हिमीकरण। और जिस तापमान पर द्रव जमना प्रारंभ होता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु? हिमांक बिंदु कहते हैं। ये तो एग्जाम्पल आप घर से भी समझ सकते हो। आपने क्या किया? कोई कटोरा लिया और पानी डाल दिया, फ्रीज़र में रख दिया, और क्या हुआ? पानी जमना चालू हो जाता है। तो वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्रीजिंग कहलाएगी, हिमीकरण कहलाएगी। तो ये आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण द्रव ऊष्मा का परित्याग करके ठोस में बदल जाता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं वाष्पीकरण की तरफ, ठीक है। वाष्पीकरण होता क्या है ये समझते हैं। मानो कोई बर्तन है, ये बर्तन है, ठीक है। कोई बर्तन है जिसमें क्या है? जल भरा हुआ है। इस जल को क्या किया आपने? गर्म कर दिया, ऊष्मा दे दिया। चाहे गैस पे रख के दे दो, चाहे ये यहाँ कैंडल जल रही है उसके द्वारा ऊष्मा दे दिया गया। अब इसको क्या किया? जब गर्म किया तो इसमें से क्या निकलेगी? वाष्प निकलेगी, भाप निकलेगी। तो वाष्प निकलेगी और यह वाष्प गैस के रूप में क्या होगी? बदल जाएगी। अब जब ये वाष्प निकलेगी तो ये क्या होगी? गैस के रूप में बदल जाएगी। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और जिस तापमान पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है उसे वाष्पन बिंदु कहते हैं। ये देखिए पॉइंट, आप छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा सा देखते चलिएगा। वाष्पन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब वाष्पीकरण, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कैसे समझ सकते हो आप, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी समझ सकते हो। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही जो बादल होते हैं वह बनते हैं, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो जलाशयों पर पड़ता है और जलाशयों में क्या होता है? जल गर्म होता है और क्या होता है? वाष्प बन के क्या होता है? उड़ जाता है, वहाँ जाकर के बादलों का निर्माण कर देता है। फिर वही बादल क्या होता है? संघनन की प्रक्रिया के द्वारा, कंडेंसेशन की प्रक्रिया के द्वारा बारिश होती है और बारिश क्या होता है? पृथ्वी पर आती है। तो जल का वाष्प के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए ये देखिए एक चित्र के माध्यम से भी मैंने समझा दिया है। वाष्पीकरण ऐसा नहीं सिर्फ जलाशयों में, पेड़ पौधे के द्वारा भी वाष्पीकरण के वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, सुना होगा आपने। नदी है, नाले हैं, मिट्टी है, सबसे क्या होता है? जल वाष्प बन के उड़ता है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है, देखिए चित्र में आप देख भी सकते हैं, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है जलाशयों में, समुद्र में, नदियों में,
नालों में, मिट्टी में, जहाँ जहाँ प्रकाश पड़ता है और पानी की उपस्थिति है, वो क्या होता है, वाष्प बनकर क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसी प्रक्रिया को बोलेंगे क्या, वाष्पीकरण। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। देखिए कंडेंसेशन और वाष्पीकरण दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहाँ पर वाष्पीकरण का काम समाप्त होता है, कंडेंसेशन का स्टार्ट हो जाता है, ये कह सकते हैं। चलिए आइए है क्या ये कंडेंसेशन समझते हैं। कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया वाष्पीकरण के एकदम अपोजिट होती है। माना कि कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, ठीक है, जिसमें वाष्प वेपर भरी हुई है, वाष्प भरी है इसमें। जब हम लोग इसका ताप कम करके ठंडा करते हैं, ठीक है, तो यह वाष्प द्रव्य में क्या होता है, बदल जाती है, वाष्प द्रव्य में बदल गई। यह वाष्प जब द्रव में बदल गई तो इसको बोलेंगे संघनन की प्रक्रिया। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही जो बादल होते हैं उसमें बारिश जो बादल होते हैं, बादल में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा हो जाती है संघनन के, और पानी, वही जो वाटर ड्रॉपलेट है वो ठंडी होती है और बारिश के रूप में पृथ्वी पर आती है। ठीक, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जल जो है वो ऊपर जाता है, बादलों का निर्माण होता है। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वह पृथ्वी पर नीचे आती है ठंडी होकर के। ठीक, नेक्स्ट अच्छा एक और एग्जांपल आपको, या एक कह सकते चित्र आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, होता क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है, ये पूरी वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ से जल क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बादलों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या हो रहा है, बारिश जो है वह क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है पृथ्वी पर। ठीक, तो इसको बोलेंगे संघनन की प्रक्रिया। आप कभी कभी देखते होंगे कि आपने कुछ कभी पानी वानी गर्म किया और कोई भगोना है, उसके ऊपर कोई आपने प्लेट रख दी है। जब प्लेट को हटाते हो तो उसमें नीचे की तरफ क्या होता है, वाष्प इकट्ठा हो जाती है, और जब वह प्लेट ठंडी हो जाती है तो क्या होता है कि वही जो वाष्प है वो पानी की जो बूंदें हैं, बूंदों के रूप में नीचे क्या होती है, आपको दिखाई पड़ती है, टपकने लगती है, दिखाई पड़ती है। तो वो कह सकते हैं संघनन की प्रक्रिया। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। एक ये भी एग्जांपल समझ सकते हो, इसमें दोनों प्रक्रिया हो रही है। जैसे कि ये केतली है, ठीक है, अब केतली में मानिए कि कोई कुछ भी गर्म हो रहा है, द्रव अवस्था में हो रहा है, चाय ले लीजिए या ये कह सकते हैं पानी बॉयल हो रहा है, तो ये वाष्पीकरण की जो ये है द्रव, ये किस अवस्था में बदला, ये वाष्प के रूप में बदला। और वाष्प जो है वो देखिए, एक मानिए इसके ऊपर कोई प्लेट रख दीजिए और उसको प्लेट को क्या ठंडा होने दीजिए, तो ये क्या है, वाटर ड्रॉप के रूप में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया वाष्पीकरण की, ये प्रक्रिया संघनन की। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं क्या होता है संघनन। जब पानी का भाप वापस पानी में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। देखिए ऊर्ध्वपातन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बार बार पूछा जाता भी है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ठीक है, मानिए हमने यहाँ पे कोई ठोस पदार्थ लिया, ठोस पदार्थ में बर्फ़ नहीं, कुछ ठोस पदार्थ जैसे कपूर है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कोई ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है वो लिया और वह सीधे जाकर के बदल गई गैसीय अवस्था में। पदार्थ का सीधे ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक, वो किसी भी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस, तो लेकिन वह द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट ठोस से बदल गया किसमें, गैसीय अवस्था में। तो इस प्रक्रिया को बोलते क्या है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूँ, जैसे NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, कपूर है, आयोडीन है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या हुई, किसी ठोस का सीधे ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलना या गैस अवस्था में बदलना कहलाता है क्या है, आपका ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं निक्षेप की तरफ, डिपोजिशन की तरफ। होता क्या है, जैसे माना कोई गैस है, ठीक है, और यह गैस
सीधे ठोस में बदल जाता है। मानिए कि इस बर्तन में हमने गैस भर ली, ठीक है, अब यह गैस डायरेक्ट किस में बदल गई, ठोस अवस्था में बदल गई, तो इसे निक्षेप की प्रक्रिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो सर्दी में ठंडी हवा जो होती है बर्फ़ में बदल जाती है, या ओस की बूंदें, तो ये इस प्रक्रिया को निक्षेप की प्रक्रिया कहते हैं। थैंक यू।